हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 पढ़ने जा रहे हैं ना। कल हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आज हम लोग को पढ़ना, कल हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट तक पढ़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इसके तहत क्या है कि द मिनिस्ट्री रिवाइज द रूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द म्यूनिसिपल एरियाज आफ्टर 16 ईयर। तो 16 वर्ष के बाद एक नया कानून आया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या है तो द रूल न्यू रूल्स आर नाउ एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरिया। तो अब जो है पहले जो भी रूल आता था वो म्यूनिसिपल एरिया के लिए हुआ करता था, मतलब ऐसे एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आते हैं। लेकिन अब इसके आगे भी ये इसमें मतलब कि बड़ा इस रूल जो है वहाँ भी एप्लीकेबल है म्यूनिसिपल नॉन म्यूनिसिपल एरिया में भी। देखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स इज मैंडेटेड। तो कहा गया है कि सोर्स पे ही वेस्ट को सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना सॉलिड वेस्ट को, या फिर मतलब जो ग्रीन वेस्ट है उसको अलग, है ना, उसको अलग कर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर सेग्रीगेशन वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम। तो जो वेस्ट जनरेटर है, मतलब जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करे, अलग करे। जैसे वेट 3 कैटेगरी में बांटना, वेट यानी बायोडिग्रेडेबल, ड्राई यानी कि प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ये सब, और डोमेस्टिक हैजर्ड्स। ठीक है, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटना है। द रूल्स प्रोवाइड वे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर, रैग पिकर। तो इसमें जो है रैग पिकर है जो मतलब कि कूड़ा चुनते हैं, उनके लिए भी इसमें बताया गया है कि उनके लिए क्या क्या, उनके बेनिफिशियरी के लिए क्या क्या काम करना है। द रूल्स मैंडेट लोकल बॉडीज टू फ्रेम देयर बायलॉज टू इम्पोज यूजर फ्री टू बी पेड बाय द जनरेटर टू वेस्ट कलेक्टर एंड स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। तो इसमें यह भी बताया कि जो लोकल बॉडीज है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, ये नया अपने हिसाब से कानून बनाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो वेस्ट कलेक्टर है ना, उनको पेमेंट कहाँ से आएगा, तो जो जनरेटर है उनसे लिया जाएगा, है ना, टू बी पेड बाय द जनरेटर टू द वेस्ट कलेक्टर। जो वेस्ट जनरेटर है उनसे पेमेंट लेकर के, उनसे जो पेमेंट लेकर के वेस्ट कलेक्टर को दिया जाएगा। और कोई यदि लीटर करते हुए देखता है, मतलब सड़क पे बाथरूम वगैरह करते हुए देखता है, या फिर जो वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करता है, तो उसको फाइन किया जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एज इन्वेस्टाइज अंडर स्वच्छ भारत अभियान इज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी कई कॉन्सेप्ट इशू किया गया, जैसे बल्क एंड इंस्टीट्यूशनल जनरेटर। ठीक है, जो मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, काफ़ी बल्कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कोई होटल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, है ना, कोई मार्केट है, मार्केट एसोसिएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड होटल्स, रेस्टोरेंट वाले हो गए, सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा वेस्ट जनरेट करते हैं। तो उनको जो है पार्टनरशिप करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ के साथ, लोकल बॉडी को उनको मदद करना पड़ेगा, है ना, मतलब होटल वाले को मदद करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ को हर तरीके से, पैसा से भी और भी सेग्रीगेशन में भी। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग मैनेजमेंट रूल है टू एड्रेस द इशू ऑफ साइंटिफिक हैंडलिंग साइंटिफिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। regulations namely plastic waste मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 11 वे नोटिफाइड इन 2011। 2011 में इसको मतलब नोटिफाई किया गया था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स नॉट सो इफेक्टिव बिकॉज देयर एम्बिट वाज लिमिटेड टू नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया। तो इसका सिर्फ म्यूनिसिपल एरिया तक ही लिमिट था, इसलिए जो है अब इसको रूरल एरिया तक बढ़ाया गया है। टू एड्रेस दिस इशू इंटेंडिंग टू सेट अप अ सेल्फ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, द मिनिस्ट्री नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016। तो इसको मॉडिफाई करके 2016 में एक नया रूल आया है। इस रूल के अंदर क्या है, इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग 40 to 50 माइक्रोन। तो प्लास्टिक बैग का थिकनेस जो है पहले 40 माइक्रोन का होता था, मतलब मिनिमम थिकनेस जो होता था 40 माइक्रोन का होता था। 40 माइक्रोन से नीचे का आप प्लास्टिक नहीं बना सकते, प्लास्टिक का थिकनेस जो है 40 माइक्रोन से कम का आप नहीं बना सकते, लेकिन अब उसको बढ़ा करके बोल दिया कि 50 माइक्रोन का करना है। ठीक है, मतलब 50 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक आप नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम कवर एंड स्टिपुलेट मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 माइक्रोन फॉर प्लास्टिक शीट बीइंग यूज्ड टू पैकिंग एंड रैपिंग कमोडिटीज टू फैसिलिटेट कलेक्शन एंड रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो कहा जा रहा है कि पहली बार यदि प्लास्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है, 50 माइक्रोन के थिकनेस का, किसमें, तो पैकेजिंग में, रैपिंग कम्युनिटी में, ठीक है, और रिसाइकल करने में प्लास्टिक वेस्ट का। रिवैम्प प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग के प्राइसिंग के लिए अलग से मैकेनिज्म लगाया गया। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी। तो उसमें मतलब कि प्राइसिंग कैसे तय किया गया प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक मैनेजमेंट फी उस पर लगाया गया, रिटेलर पे, स्ट्रीट वेंडर पे भी, ठीक है, जो प्लास्टिक बैग लेना चाहते हैं। वेज एंड मीन्स टू प्रोमेट गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सच एज एनर्जी रिकवरी, रोड कंस्ट्रक्शन। फिर प्लास्टिक का यदि रिसाइकल किया जा रहा है तो उसके डिफरेंट तरीके खोजे गए, जैसे उससे किस तरीके से कोई एनर्जी निकाला जाए, रोड कंस्ट्रक्शन किया जाए। आजकल रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक का काफ़ी यूज किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन यूजर चार्जेज एंड स्पॉट फाइन्स से लोकल अथॉरिटी। तो क्या यूजर चार्जेज लगाना, जो प्लास्टिक यूज करते हैं उन पर चार्ज लगाना, ठीक है, या फिर जहाँ पे इलीगल है प्लास्टिक का यूज करना, उसके मतलब यदि वहाँ पे हो रहा है तो स्पॉट फाइन लगाना, मतलब वहीं पे ऑन द स्पॉट फाइन दे लगाना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक और रूल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट 2016। द मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम नोटिफाइड द सेपरेट सेट ऑफ रूल फॉर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमोलिशन वेस्ट इन द कंट्री एज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मैनेजमेंट 2016। तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट का मतलब क्या हो कि कहीं बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, या बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है तो वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है
उसको मैनेजमेंट करने के 2016 में रूल लगाया गया, ठीक है। बिफोर दिस रूल्स दिस वाज रेगुलेटेड अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000। तो कहा जा रहा है कि इस रूल के आने के पहले क्या था, तो 2000 ईस्वी में एक रूल लाया गया था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। उसी के तहत जो है इसको मतलब बोल दिया गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है मतलब म्यूनिसिपैलिटी पे छोड़ दिया गया था कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे द न्यू रूल्स रेगुलेट वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रिमॉडलिंग, रिपेयर, डिमोलिशन ऑफ एनी सिविल स्ट्रक्चर एंड मेक अ वे फॉरवर्ड टू रीयूज गेनफुली रिसाइकल सच वेस्ट। तो कहा जा रहा है कि इस रूल के तहत यह है कि यदि कहीं भी सिविल स्ट्रक्चर बनाया जाए, सिविल मतलब किसी का घर, मार्केट ऐसा बनाया जा रहा है, वहाँ पे मतलब कि रिमॉडलिंग किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है नया, या डोमिनेशन किया जा रहा है पुराने स्ट्रक्चर को, तो उससे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मतलब वहाँ से ज़्यादा रिसाइकल करना है, इस तरीके से उसको तोड़ना है। अंडर द रूल्स एवरी वेस्ट जनरेटर हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन। तो जो वेस्ट जनरेटर है उसको जिम्मेवारी दिया गया है कि आपको कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट करना है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, सॉइल एंड अदर स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वेस्ट जनरेटेड सेपरेटली, और उसको फिर अच्छे जगह पे जा करके छोड़ना है, जहाँ तहाँ लीटर नहीं कर देना, मतलब जहाँ तहाँ इसको डिपॉजिट नहीं कर देना है। द सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक प्लान बनाना पड़ेगा किस तरीके से हम वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी। नेक्स्ट है फ्लाई एश यूटिलाइजेशन। फ्लाई एश क्या होता है, तो जैसे आप लोग घर में देखते हैं या फिर आसपास में यदि जहाँ पे कोयला यूज होता है तो कोयला जल जाने के बाद राख बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऐश। वो राख क्या होता है, जब हवा आता है कस करके तो उड़ करके आसपास के एरिया में जाने लगता है, तो बन जाता है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, फ्लाई ऐश का यदि सही तरीके से नहीं किया जाए, सही तरीके से इसका मैनेजमेंट न किया जाए तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। कैसे, तो उड़ करके जो है आसपास के एरिया को सबसे पहले तो पॉल्यूट करता है, हवा पॉल्यूट करता है। दूसरा, ये नदी वगैरह में चल जाता है, वहाँ पे एक लेयर बन जाता है पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर डायरेक्ट एयर से कनेक्शन टूट जाता है, तो अंदर जलीय जीव को फिर सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये सब फिर पेड़ पौधे पर जा करके जम जाते हैं फ्लाई ऐश, तो उनको फिर फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए इसका यूज करना, सही तरीके से यूज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। द फास्ट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पावर कपल्ड विद डिपेंडेंस ऑन कोल फॉर अबाउट 2/3 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इन लीडिंग टू जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लाई ऐश। तो कहा जा रहा है कि जैसे जहाँ पे पावर प्लांट है ना, जहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला जलाया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में कोयला जलने के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लाई ऐश जनरेट होता है। टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ फ्लाई ऐश डिस्पोजल द मिनिस्ट्री टू नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन 1999। तो 99 में इसके ऊपर एक बनाया गया था कानून, ठीक है, किसके लिए, तो जो भी लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, मतलब जो कोयला से चलने वाला थर्मल प्लांट है उसके लिए। द नोटिफिकेशन वाज अमेंडेड 2003, 9 एंड रिसेंटली 2016। तो इस नोटिफिकेशन को 3 बार अमेंड किया गया है, 2003 में, 9 में और 16 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नोटिफिकेशन है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इसका मेनली इस नोटिफिकेशन का मेन टारगेट क्या है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, टॉप सॉइल को कंजर्व करना क्योंकि मिट्टी पे ही फ्लाई ऐश जम जाता है, प्रिवेंटिंग डंपिंग ऑफ फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन ऑन लैंड एंड टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। तो कहा जा रहा है कि फिर मतलब कि जो पहले क्या किया था, आसपास के कोई खेत में जाकर के ऐसे ही छोड़ दिया जाता था फ्लाई ऐश को, ठीक है, अब वैसा नहीं करना है। और फ्लाई ऐश का यूज कहाँ करना है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जैसे आजकल आप देखते हैं ईंट बनाया जाता है फ्लाई ऐश का, ठीक है, या फिर जो टाइल्स वगैरह होता है, एक टाइल्स आता है उस तरह का, है ना, वो भी फ्लाई ऐश का बनाया जाता है, फ्लाई ऐश का आजकल टाइल्स बनाया जाता है, फिर सीमेंट फैक्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश का यूज करने के लिए काफ़ी रूल रेगुलेशन लाए गए। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत सारा इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है किसी चीज़ को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसल कन्वेंशन के बारे में सबसे पढ़ते हैं। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। तो बेसल कन्वेंशन किस चीज़ पे है, तो हैजर्डस वेस्ट और उसके डिस्पोजल पे है, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करता है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। इसको 1989 में बेसल स्विट्जरलैंड में अडॉप्ट किया गया था। द ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल कन्वेंशन इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, और मतलब इसका मेन टारगेट क्या है, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किसी हैजर्डस वेस्ट से इफेक्ट से। इट स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कवर वाइड रेंज ऑफ वेस्ट डिफाइंड एज हैजर्डस वेस्ट। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट को मतलब शामिल किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन और कंपोजिशन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज 2 टाइप ऑफ वेस्ट डिफाइंड अदर वेस्ट। तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा 2 और वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट तो है ही, यहाँ पे अदर वेस्ट भी लिख दिया गया। अदर वेस्ट में क्या आता है, तो हाउस होल्ड वेस्ट या फिर इंसिनरेटर ऐश, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा जरूर कि बेसल कन्वेंशन किसी से रिलेटेड है, तो मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। रॉटरडम कन्वेंशन किसी से रिलेटेड है, तो रॉटरडम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इंटरनेशनल ट्रेड। तो कहा जा रहा है ये 2004 में फोर्स में आया था, 2004 में, और इसमें एक किसी से डील करता है, तो हैजर्डस केमिकल और पेस्टिसाइड से डील करता है, ठीक है। इंडिया एक्सीडेड द कन्वेंशन ईयर लेटर। द यूनाइटेड नेशनल अथॉरिटीज डीएनएज फॉर इंडिया आर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन इसके साथ रॉटरडम कन्वेंशन के साथ कोऑपरेट करता है। द ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, और कहा जा रहा है कि रॉटरडम कन्वेंशन को लागू करने का जिम्मा भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है।
तो रोटरडम कन्वेंशन किसी से रिलेटेड है, तो प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, तो हैजर्डस केमिकल के लिए है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए है। एक ग्लोबल ट्रीटी है हेल्थ इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीओपी, पीओपी यानी परसिस्टेंट पोल्यूटेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। द कन्वेंशन केम इनटू 2004, ये भी 2004 में आया था। इंडिया इसको 2006 में रेटिफाई किया था। रेटिफाई करना मतलब संसद में पास करवा देना, ठीक है। एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कन्वेंशन, इस समझौते के आर्टिकल 7 के अनुसार पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन रिक्वायर्ड टू डेवलप अ नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान, तो जो भी इस समझौता को साइन किया है उसको एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाना पड़ेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइन करने वाले को, तो डिमोस्ट्रेट हाउ देयर ऑब्लिगेशन टू द कन्वेंशन वुड बी इंप्लीमेंटेड, मतलब कि जो भी वो कन्वेंशन में साइन किए हैं उसको अपने देश में कैसे लागू करवाएंगे। एनआईपी हैज बीन डेवलप्ड थ्रू ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी फंडिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सर्व द फोकल पॉइंट ऑफ जीएफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को मतलब कि लागू कौन करवाता है इंडिया में, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कराता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑथोरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी इसके साथ कोऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल भी इसके साथ कोऑपरेट करता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबका मेन टारगेट जरूर याद रखें। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। रोटरडम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो प्रोसीजर ऑफ सर्टेन हैजर्डस केमिकल से रिलेटेड है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन किसी से है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, पीओपी से है, ठीक है। आगे बढ़ते मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है। ये काफी बार पूछा गया। मीनामाटा डिजीज भी होता है, मीनामाटा डिजीज मरकरी के कारण होता है, ठीक है। एक डिजीज का नाम है मीनामाटा डिजीज, वो भी मरकरी के कारण होता है। तो 2009 के फरवरी में गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनईपी अडॉप्टेड डिसीजन 225/5 ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मरकरी। तो एक याद रखिए, ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, मतलब कि जो इसको साइन करता है उसको कानूनी रूप से इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ philanthropist held in 2013 in Minamata and Kumamoto, Japan. The Minamata Convention on Mercury, a global treaty to protect human health and environment from adverse effect of mercury, was formally adopted. तो कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, मीनामाटा एक शहर है जापान में, ठीक है, या मीनामाटा और कुमामोटो ये दोनों जगह जापान में, वहीं पे कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको मीनामाटा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। मरकरी को रोकने, मरकरी के वाइजली यूज के लिए बनाया गया था कन्वेंशन फरवरी 2009 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट में क्या अप्रोच है, मतलब किस तरीके से एक रणनीति बना के अप्रोच बनाया गया केमिकल मैनेजमेंट के लिए। इन 2006 ओवर 190 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो 190 देश, यहाँ तक कि इंडिया भी उसमें शामिल था, एक्सीडेड टू द स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट। तो एक नए एग्रीमेंट पे आए, क्या था उसका नाम, स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क टू फॉस्टर साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल। तो इसका क्या टारगेट था कि केमिकल को सही तरीके से मैनेज किया जाए। इनिशियल एक्टिविटीज अंडर एसएआईसीएम इंक्लूडेड डेवलपमेंट ऑफ अपडेटिंग ऑफ नेशनल केमिकल प्रोफाइल। तो इसमें क्या था, इसके तहत शुरुआती एक्टिविटी क्या है, इनिशियल एक्टिविटी क्या है, तो नेशनल केमिकल प्रोफाइल, मतलब आपके देश में कौन कौन से केमिकल जनरेट हो रहे हैं। स्ट्रेंथिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन उनको स्ट्रेंथन करना। मेन स्ट्रीमिंग साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स नेशनल स्ट्रेटजी। टुवार्ड हिज एंड इंडिया इनिशिएटेड द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल केमिकल मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो इसी के तहत इंडिया भी एक नेशनल केमिकल मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है उसके तहत सबसे पहले आया था गंगा एक्शन प्लान 1985 में। द गंगा एक्शन प्लान एक्सपेंडेड टू कवर एंड अदर रिवर, तो इसको फिर बदल के एनआरसीपी कर दिया गया 1995 में। तो 10 साल में इसमें क्या कर दिया गया, दूसरे रिवर को भी शामिल कर लिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर के वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क, मतलब कि पोल्यूशन को रोकना, वाटर क्वालिटी को इंक्रीज करना, यही सब इसका था। इसमें जो कॉस्ट होता है शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो टू कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ कंजर्व वेटलैंड, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एनडब्ल्यूसीपी बनाया गया था 1987 में। एनडब्ल्यूसीपी बनाया गया था 1987 में। और एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए। वेटलैंड एक्चुअली होते क्या है, तो ऐसे जमीन जो साल के कई महीने तक पानी में डूबे हुए रहते हैं, दलदल जमीन है, मतलब इसके तहत कोई लेक हो सकता है, कोई आसपास का छोटा मोटा नदी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा जगह तालाब वगैरह हो सकता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। रामसर एक सिटी है ईरान में, रामसर एक सिटी है ईरान में, ठीक है। और वहीं पे कन्वेंशन हुआ था 1982 में, 2 फरवरी 1982 को साइन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। एज अ कमिटमेंट टू कंजर्विंग पोटेंशियल वेटलैंड, इंडिया बिकम अ सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन 1982। एज पर द कन्वेंशन इंडिया इज कमिटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू टेक नेशनल एक्शन। तो इसके तहत जो भी मतलब कि जो भी रामसर कन्वेंशन में वादा किया गया इंडिया उसको फॉलो करता है। इंडिया में अभी यहाँ पे गलत बताया है, इंडिया में अभी है आई थिंक 38 साइट है रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है। 37 या 38 दोनों में से कोई एक है, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन यही दोनों में से कोई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 30 कितने साइट है रामसर साइट, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया, पुराना डाटा दिया हुआ है, ठीक है, आई थिंक 2 साल पुराना डाटा है।
अबे वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, तो पहले जो मतलब डाटा क्या है, तो पहले 26 ही था, आई थिंक एक और ऐड हुआ था 27 और एक ही साथ 10 ऐड हुआ था, तो इसलिए 37 और 38 में हम कन्फ्यूज हैं, यही दोनों में से कोई एक है, लेकिन 26 नहीं है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, वेटलैंड के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल क्या था, तो टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाज पुट प्लेस इन थ्रू द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल इन दिसंबर 2010, तो दिसंबर 2010 में एक रूल बनाया गया, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया, ठीक है। इसी रूल के तहत 25 वेटलैंड स्टेट और 14 स्टेट, तो यहाँ पे बताया कि 25 वेटलैंड जो है यहाँ पे 14 स्टेट में फैला हुआ है, हालांकि अब ये तो मतलब कि गलत ही डाटा है, ठीक है। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गूगल से सर्च करके कि कितने वेटलैंड साइट हैं इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात किया जाए तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, जैसा कि अभी हम बताएं, और 2017 में इसका थीम था वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB, इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल एफोरेस्टेशन नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, एफोरेस्टेशन करना, जंगल को बढ़ाना, है ना इंडिया में, इको डेवलपमेंट करना। ये बोर्ड सेटअप किया गया था 1992 में सेटअप किया गया था। इसका मेन काम क्या था, तो रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गया है, जो जंगल जहाँ पे कट गया है उसको दोबारा उगाना वहाँ पे, ठीक है। इसके तहत नेशनल पार्क, सेंचुरी और भी अदर प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, या फिर वेस्टर्न हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट, ये सब में इसको काम किया जाता है। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, तो इस स्कीम के तहत क्या है, इसको लॉन्च किया था 2000 में, ठीक है। और द स्कीम हैज एक्वायर्ड ए पैन इंडिया एम्बिट, पूरे इंडिया में स्कीम लागू किया गया था। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू 2 इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, इसके मतलब इसको 2 एजेंसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहला फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, दोनों मिल करके जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी कहाँ है, तो फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे, मतलब कि बड़े शहरों में इसको लागू करवा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, विलेज लेवल पे इसको लागू करवा रहा है। फ्रॉम 2010-11 स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी वर कंस्टिट्यूट एट द लेवल टू स्मूदन द फंड ऑफ FDA, तो अब ये जो था पहले सेंट्रल लेवल पे ही FDA था, अब स्टेट लेवल पे भी इसको बना दिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इको डेवलपमेंटल फोर्सेज स्कीम। इको डेवलपमेंट फोर्सेज स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इस्टेब्लिश इन 1980 को 1980 में बनाया गया था, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू लागू करवाया जा रहा है ना, इंप्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ टेरेन्स रेंडर डिफिकल्ट आइदर ड्यू टू सिवियर डिग्रेडेशन और रिमोट लोकेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको किसके द्वारा लागू करवाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लागू करवाया जा रहा है। अंडर दिस स्कीम एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ द इको टास्क फोर्स बटालियंस रेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर रीइंबर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो कहा जा रहा है कि जो भी पैसा खर्च होता है बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट उसको दे देता है, लेकिन इसको लागू करवाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसमें फोर्स लगा हुआ है, इको डेवलपमेंट फोर्स स्कीम है ना, फोर्स इसमें इसीलिए लगा हुआ है। नेक्स्ट नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ग्रीन इंडिया के लिए नेशनल मिशन है, 8 मिशन है, इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल एक्शन प्लान है इंडिया का क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसमें 8 मिशन, उसी के तहत एक मिशन ये भी है, ठीक है। एम टू ब्रिंग द प्रोटेक्ट एंड इनहेंसिंग डिमिनाइजिंग फॉरेस्ट कवर टू काउंटर द पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए इसका मेन टारगेट है। फोकस ऑन मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विस अलॉन्ग विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड इमिशन रिडक्शन एज को बेनिफिट, तो कहा जा रहा है कि इसके तहत और भी कई तरह काम किए जाते हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि कार्बन को एक जगह इकट्ठा करना, जैसे जंगल जो होते हैं कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, शहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है जंगल में जाकर जमा हो जाते हैं, पेड़ पौधा उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, तो उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो वेस्टर्न घाट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, आप बताइए कि दुनिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हम लिखने जा रहे थे सॉरी, और इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। दुनिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में कितना है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देयर नीड टू कंजर्व, मतलब हॉटस्पॉट कहने का मतलब क्या होता है कि उसको कंजर्वेशन का काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ना, काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का जो एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, प्रोवाइड टू मैकेनिज्म द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया व्हाइल अलाउइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या होता है कि किसी एरिया को कंजर्व किया जाता है, उसके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इसका प्रयास किया जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS, इट इज ए पार्ट ऑफ एन अम्ब्रेला स्कीम एस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमेटी इन ऑपरेशन सिंस 1985, तो 1985 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा लागू करवाया गया था, हालांकि अब तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री रिसर्च के बारे में, तो मतलब इंडिया में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेस्ट्री रिसर्च करता है, तो सबसे पहला है, सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का सबसे हाई लेवल का है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो देहरादून में है, ठीक है। इट इज एन अपेक्स बॉडी इन द नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम, तो नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम एक अपेक्स बॉडी है, सबसे हाई लेवल का बॉडी है, ठीक है।
और इसका काम क्या है, अंडरटेकिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, हर तरीके का फॉरेस्ट्री रिसर्च करना, एजुकेशन फॉरेस्ट एजुकेशन देना, एक्सटेंशन एंड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसके ये डील किसी से करता है, सॉल्यूशन बेस्ड फॉरेस्ट्री रिसर्च, मतलब कि फॉरेस्ट में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए उसमें ये डील करता है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये कहाँ पे है, तो इसको 1987 में बनाया गया था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन 1987 बाय प्रेगेडिंग एंड रीनेमिंग द एस्टल इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। तो पहले एक इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज था, ठीक है, जो 1938 में बनाया गया था इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, उसी का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी बनाया गया था 1987 में, ठीक है। द अकेडमी इम्पार्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो IFS ऑफिसर होते थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, उनका ट्रेनिंग यहीं पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर देहरादून में ही है। 1986 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, रूरल लिवलीहुड इंप्लीमेंटर प्रोजेक्ट, WII के तहत एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, रूरल लिवलीहुड को इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब कि गाँव एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो वहाँ का जो लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन कॉर्प प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन कॉर्प करने मतलब कि जंगल के, ग्रीन कॉर्प का मतलब क्या हुआ कि जो जंगल है उनको सुरक्षा करने वाले, कॉर्प यानी कि सिपाही, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो NGC वर फॉर्मुलेटेड इन 2001 में इसको बनाया गया था। और ये जो है काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इसका, लगभग 1 लाख इसमें लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट कंजर्वेशन नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग NESC के बारे में देखते हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। इसको 1986 में लॉन्च किया गया था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए नेशनल लेवल पे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा काफ़ी कम मात्रा में, NGO को, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, आर्मी यूनिट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, ताकि मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जागरूक कर सके लोगों में। द थीम फॉर 2016-17 was स्वच्छ भारत गंगा रेजुनेशन रिवर क्लीनिंग। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे नेशनल रूरल कैंपिंग प्रोग्राम, सिटीजन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री का एनवायरमेंटल एजुकेशन में, विच एम्ड एट क्रिएटिंग ग्रेटर अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसके तहत जो क्लास 6 से 8 तक के चिल्ड्रन को इसमें शामिल किया, मिडिल स्कूल के चिल्ड्रन को शामिल किया जाता है, 2 से 3 तक कैंप लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट एनवायरमेंट, ग्लोब का फुल फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के तहत, और US गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस एग्रीमेंट पर साइन किया था 2000 ईस्वी में, टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल प्रोग्राम इन इंडिया, ग्लोब प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया इन्वायरमेंटल सोसाइटी दिल्ली जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, तो इंडिया में इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इंडिया इन्वायरमेंटल सोसाइटी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। हम लोग आगे देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस के बारे में। द स्कीम सेंटर ऑफ एक्सलेंस वाज इनिशिएटेड इन 6th 5-year प्लान, ये जो एक स्कीम है 6ठे 5-year प्लान में चालू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड सेलेक्टिव सपोर्ट यूनिवर्सिटी, मतलब किसी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो नामी इंस्टीट्यूशन है, NGO उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि हर किसी को नहीं मिलने वाला, जो हाई लेवल के इंस्टीट्यूशन है उनको ये मिलने वाला है, ठीक है। उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट को मतलब कि सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है NGT के बारे में, तो NGT को बनाया गया था, NGT एक्ट 2010 के तहत 2010 में इसको बनाया गया था, और मेनली इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है। इसको किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करना होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका 4 जगह और इसका ब्रांच है, कहाँ कहाँ है, तो चेन्नई, CPC भी याद रखिएगा, सॉरी CPCB, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच है। और इसके अलावा और भी कई जगह ब्रांच है, मतलब सर्किट ब्रांच, ये तो मेन ब्रांच हो गया ना, जोनल बेंचेज हो गए पुणे, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई में। इसके अलावा 3 सर्किट बेंच है शिमला, शिलोंग और जोधपुर में, मतलब और जूनियर वाले ब्रांच है। इसको किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करना पड़ता है, और ये बाउंडेड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का एक प्रोसीजर है, ठीक है, उससे बाउंडेड नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, तो कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये उसको फॉलो करता है, ठीक है। NGT 2010 में बनाया गया था, NGT एक्ट 2010 के तहत, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि इंडिया जो है 3rd ऐसा कंट्री है जहाँ पे NGT लाइक मैकेनिज्म है। सबसे पहला कंट्री था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट्स मैटर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 17 गोल हैं, 2015 से 30 तक के लिए गोल है ना, 17 गोल हैं SDG में। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था MDG, ये 2000 से 2015 के लिए था, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो भी टारगेट था पूरा नहीं हुआ, तो फिर बढ़ा दिया गया, 2015 से 2030 कर दिया गया, है ना। ये भी पूरा नहीं होने वाला, कंफर्म रहिए, फिर 30 से 45 हो जाएगा, कुछ नाम बदल के।
नेक्स्ट यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इंडिया एक मेंबर यूएनईपी का और एनुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देता है लगभग $1 लाख का, मतलब $1 लाख का यूएनईपी इन्वायरमेंटल फंड में। 3 ऑफ द 33 मेंबर्स ऑफ यूएनईपी इंटरनेशनल रिसोर्स आर करेंटली फ्रॉम इंडिया। तो कहा जा रहा है कि 33 मेंबर यूएनईपी के इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल में 3 मेंबर इंडिया के हैं 33 में से, मतलब उसमें यदि 33 ऑफिसर हैं यूएनईपी के तहत तो 3 ऑफिसर इंडिया की तरफ से हैं। द मिनिस्ट्री इज द मेंबर ऑफ IRP स्टीयरिंग कमेटी, IRP सपोर्ट यूएनईपी रिसोर्सेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वही यूएनईपी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी उससे डील करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। GEF इंडिया फाउंडिंग मेंबर है GEF का, इसको 91 में सेटअप किया गया था। और ये क्या है, तो फंडिंग करता है। GEF फंडिंग है एक तरह का, मल्टीलेटरल फंडिंग है, 183 कंट्रीज इसमें है, ठीक है। मतलब इसमें फंडिंग पैसा दिया जाता है, फिर उस पैसा का यूज किया जाता है इन्वायरमेंटल लॉ में। तो GEF मैंडेट टू डिसाइड एज द गाइडेंस प्रोवाइडेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द मल्टीलेटरल। तो एक CBD जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कॉप हुआ था, है ना, उसके तहत यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, ये सब को लागू कराने के लिए जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है, तो फंड है जिसका नाम है GEF। ये फंड में सारे लोग पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं सारे कंट्री से। तो GEF ग्रांट आर अवेलेबल अंडर 5 एरिया। तो GEF जो ग्रांट है 5 एरिया में, मतलब उसमें पैसा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर एंड केमिकल एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर में पैसा जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंस से कल पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।